आपने काफ़ी मेहनत किया। हाँ, आप लोग तो ये मानते हो कि बहुत मन लगा के आपने मेहनत किया, तो आज आप लोग का कुछ टेस्ट हो जाए। वो टेस्ट आधारित होगा विगत वर्ष दिए गए कुछ मॉडल क्वेश्चंस के आधार पर। इसका विशेषता ये है कि आपको इसमें जो सवाल मिलेंगे उस पर आधारित प्रश्न आपको इस साल आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बताया जाएगा आपको केवल क्वेश्चंस के आंसर्स ही नहीं बल्कि उस पर आधारित और भी दूसरे जो सवाल आ सकते हैं उनको भी इसमें बताया जाएगा। इसलिए अपने व्हाट्सएप और फेसबुक को अभी नज़रअंदाज करते हुए, अभी उस पर ध्यान नहीं देते हुए पूरा ध्यान अब आप इधर दो और अपने साथ भी हमारे साथ आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और इसके सवाल का जवाब दो। ठीक है, इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आंसर और भी सीरीज हम आपको देते रहेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों पहले तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी कहो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एग्जाम के बाद भी आपके +2 के मटेरियल, नीट और जेईई के मटेरियल आपको मुफ्त में इससे मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। पहला सवाल आपका है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2। SO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, कैसे निकालेंगे? देखिए ये है SO2 में क्या है? सल्फर 32, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, 2 ऑक्सीजन 16 × 2, टोटल हो गया आपको 64। यहाँ देखिए 16 दूनी 32 और 32 64। और यू यूनिफाइड यूनिट, इसको हम लोग 64 एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं। अगर AMU भी आए, ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है, ये U है यूनिफाइड यूनिट, दिस इज कॉल्ड यूनिफाइड यूनिट। ठीक है, और इसको एटॉमिक मास यूनिट, अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो हमारा एटॉमिक मास यूनिट का वीडियो जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट आते हैं द एम्पिरिकल, हाँ तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? देखिए ये C6H6 तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो भी एटम्स होते हैं, डिफरेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर हम लोग देते हैं, डिफरेंट एटम्स के देते हैं। ठीक है, और जब यही इसमें बेंजीन में देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो शो करेगा एम्पिरिकल फार्मूला को। तो सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला को, ठीक है, तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? 6 कॉमन ले लिए तो आया आपको CH। करेक्ट आंसर इज सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा था तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा C6H6, जो रियल एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट NTP, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोलर वॉल्यूम, और इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 22.4 लीटर। ये तो आप याद ही रखना, इसी को हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो आपको मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड भी सवाल आ जाए, मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे कि किसी भी गैस के लिए NTP पर मोलर वॉल्यूम का वैल्यू 22.4 लीटर, या इसी को सेंटीमीटर क्यूब में अगर दिया हो तो क्या हो जाएगा? 22400, यहाँ 2 जीरो। ठीक है, यहाँ मिलीलीटर हो सकता है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। ठीक है, तो इससे भी सवाल आपको आ सकता है, ये नहीं देके मिलीलीटर में दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। आप जानते हो M = N/V इन लीटर, आपको पता है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर। कौन चेंज नहीं होता है? मोललिटी चेंज नहीं होता है, क्योंकि मोललिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको WA से यहां हम रिप्रेजेंट किए हैं इन केजी में, ठीक है। तो मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, इसीलिए मोललिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड। कार्बन का 1 मोल बर्न करेगा, कैसे बर्न करेगा? कार्बन प्लस O2 बनेगा क्या? CO2, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ CO2 ये हुआ आपका 1 मोल ऑफ कार्बन, इट इज 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आप भी जानते हो। इसको हम बर्न कराए मीन्स ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड कराए, ठीक है। तो आपको कितना मिला? ये हुआ 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2 जिसका मास कितना हो जाएगा? 12 प्लस 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 44। करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, आप बताओ, 6.022 into 10 to the power 23. The electronic configuration of sodium is 1s2 2s2 2p6 3s1. Very simple. The orbital with quantum number n is equal to 3, n is equal to 3, l is equal to 2. 3 का मतलब क्या हो गया? 3, और l 2 का मतलब क्या हो गया? d. The correct option is C, ठीक है। n means principal quantum number 3, L2 एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 का वैल्यू क्या होता है? S के लिए क्या होता है? 0, P के लिए क्या होता है? 1, D के लिए क्या होता है? 2, और F के लिए क्या होता है? 3। तो यहाँ पर D दिया गया है, L का वैल्यू, ये जो हमने लिखा है ये L के वैल्यूज हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर के। तो L इज इक्वल टू जब 2 रहे तो सब ऑर्बिट कौन होता है? आपको D, तो आंसर होगा 3D। विच एटम इज इंडिकेटेड बाई कॉन्फ़िगरेशन He2 2s1। हीलियम का 2 होता है, 2s1 3 एटॉमिक नंबर किसका है? लिथियम का। लिथियम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए 1s2 2s1, यही 1s2 के लिए हम लिखे हैं यहां हीलियम कोर। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों, हमने बताया है आपको, ठीक है। चलिए, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट एनर्जी सेल। लोवेस्ट एनर्जी सेल, सबसे कम एनर्जी वाला कौन होगा? देखिए 5s तो हो नहीं सकता है, 5s हो नहीं सकता है, ठीक है। 4p हो नहीं सकता है क्योंकि अभी 4s है। यहां देखिए, यहां आप जानते हो कि द एनर्जी ऑफ 3d इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ 4s, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपको 4s। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन्स, करेक्ट आंसर इज डी 13। द बोर्स रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा 0.529 ऑंगस्ट्रॉन, 0.529 ऑंगस्ट्रॉन। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि 1 ऑंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। बच्चा लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज वुड बी इक्वल टू, ये क्या होगा? तो यहां देखिए वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई फ्रीक्वेंसी।
वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, यहां फ्रीक्वेंसी दी गई है 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज। और सी क्या होता है? C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे? वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपको न्यू इज इक्वल टू, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, ये दी गई है 3 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो यहां चूंकि सभी चीज दिए गए हैं आपको SI यूनिट में, तो इसको भी हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁶। 1 मेगाहर्ट्ज, सॉरी, 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10⁶ हर्ट्ज। एंड हर्ट्ज, यहां ये भी देख लें, 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। हाँ, क्या क्या हमने बता दिया, आपके ऊपर से निकल गया। फिर से देखिए, यहां C इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 3 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू होता है 10⁶ हर्ट्ज। 10⁶ हर्ट्ज को हम लिख सकते हैं 10⁶ सेकेंड इनवर्स। क्यों लिख सकते हैं आप पूछ रहे हो? ठीक है, अभी मालूम होता है क्यों लिख सकते हैं, इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, हम यहां पर इसका वैल्यू रखेंगे, लेमडा इज इक्वल टू C का वैल्यू हमने रख दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाई, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3 मेगाहर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁶। हर्ट्ज को कन्वर्ट कर लिया सेकेंड इनवर्स में। ठीक है, तो यहां पर हम लिख दिए 3 इंटू 10⁶ सेकेंड इनवर्स। फायदा क्या हुआ? ये सेकेंड इनवर्स कट गया, 3 कट गया, तो आपका क्या आ गया 10⁸, ये 6 ऊपर गया -6, तो आपका आ गया 10⁻²। क्या बच गया है? मीटर। तो ये हो गया आपको मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। ये हुआ आपका आंसर 100 मीटर। करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप अपने कमेंट के द्वारा हमें जरूर सूचित करेंगे, काफ़ी खुशी होगी, हमें बहुत स्टैमिना मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव द लार्जेस्ट साइज? विल हैव द लार्जेस्ट साइज, इसमें बच्चा लोग ये देख लो, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो उसको तो कभी लार्जेस्ट करना ही मत, पहली बात। अब देखिए इन दोनों में पॉजिटिव है, तो इसमें देखो कि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू होता है 12, ठीक है, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो एक बात याद रखना, ये दोनों हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये चारों में देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, दैट इज इक्वल टू 10। सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एटॉमिक नंबर। माने जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका साइज बड़ा होगा। इसके अनुसार करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है,
साइज ऑफ आयन, यहां पर 2 आयन आपको बच गया है। इन दोनों में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर छोटा है, इसलिए उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि साइज ऑफ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एटॉमिक नंबर। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हो। कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों प्लीज हमको जरूर लिखिएगा। आई एम जस्ट अवेटिंग फॉर यू। चलिए 16, क्वेश्चन नंबर 16, विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हेलोजन? नोन एज हेलोजन किसको हेलोजन कहते हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेकिन यहां पर थोड़ा ये भी जान लो, ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस। ठीक है। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को निकोजेंस। देखिए PNI, P यहां साइलेंट है, निकोजेंस। ठीक है। इसका और एक नाम है निक्टोजेंस, PNICTO जेंस। ठीक है। और ग्रुप 18 को क्या लिखते हैं? ग्रुप 18 को आप लिखते हो इनर्ट गैस। ठीक है। चलिए याद रखेंगे इसको, ये इसमें पूछा नहीं जा रहा है, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, लेकिन हम आपके नॉलेज के लिए बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? एकदम क्लियर है, ये कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर है NH2NP6। तो कंप्लीटली फिल्ड स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ी मुश्किल होता है, जिसके कारण इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है। डिटेल में हमारे चैनल पर आओ, हम बात करेंगे आपसे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35। एटॉमिक नंबर 35 किसका होता है बच्चों? ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है 35। किस प्लेस्ड इन विच पीरियड 4। आपको थोड़ा ये सब याद रखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप जानते हो फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पूरे पीरियोडिक टेबल में भी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ठीक है। और ग्रुप 17 में भी हाईएस्ट है फ्लोरीन। इसीलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आप जानते हो 18। नेक्स्ट, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉन्टेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप जानते हो एवोगाड्रो नंबर। इस पर आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट में डाला है न्यूमेरिकल्स इस पर आधारित। चलिए नेक्स्ट, PV इज इक्वल टू nRT। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आप जानते हो बच्चों, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। इसमें से कोई नहीं, ये डिपेंड करता है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ए गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैसेज। आइडियल गैसेज किसको बोलते हैं? जो सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर ओबेज गैस लॉज, सभी लॉज को ओबेज करते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि आज तक 100% आइडियल गैस दुनिया में एक भी है ही नहीं, फिर भी ये डिफिनीशन आप तो याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर n मोल ऑफ रियल गैस द वंडर वाल्स इक्वेशन इज। देखिए ये है रियल गैस, PV इज इक्वल टू nRT। तो इसमें वांडरवाल साहब ने कुछ करेक्शन किया। क्या करेक्शन किया? एक प्रेशर करेक्शन टर्म था। प्रेशर में उन्होंने क्या जोड़ा था? P, इसमें एडिशनल टर्म जोड़ा था जिसको हम कहते हैं AN² बाई V²। ठीक है। प्रेशर में ये जोड़ा था और वॉल्यूम में एक टर्म को माइनस किया था। ठीक है। तो ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया, इसमें से NB, ठीक है, इज इक्वल टू nRT।
nRT। ध्यान दें यहाँ ये PV इज इक्वल टू nRT है, तो P में यहाँ क्या वंडरवॉल साहब ने क्या ऐड किया था, AN²/V², जबकि वॉल्यूम टर्म में क्या माइनस किया था, माइनस स्मॉल nB। ठीक है, तो यहां देखिए PV इज इक्वल टू nRT, इसमें आप AN²/V² प्रेशर में ऐड कर दो और V में माइनस NB को माइनस कर दो, इज इक्वल टू nRT। इसको कहते हैं वांडरवॉल्स इक्वेशन, वांडरवॉल्स इक्वेशन। ठीक है, समझ रहे हैं बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे कॉम्प्रहेंसिव वीडियो में आइए, उसमें सब एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। अरे बिना कोई फी के आप आओ, जरूर आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार प्रेशर टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहां देखिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए एक वॉल्यूम आपको दिया गया है 500 डेसीमीटर क्यूब, इसको आप मान लो V1 और यहां इसको मान लो आप V2। ठीक है, यहां पर 1 बार इसको आप मान लो P1। ये सवाल ये न्यूमेरिकल बेस्ड है आपको बॉयल्स लॉ पर, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या कहता है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें आपको क्या दिया गया है, P1 V2 V1, आपको निकालना क्या है P2, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई V2। P1 के बदले आपने क्या रखा 1, V1 के बदले क्या रखा 500 और V2 के बदले आपने क्या रखा 200। ठीक है, ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ गया, 5/2, 5/2 को आप क्या करेंगे 2.5। करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 27। अगर समझ में आ रहा है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स दैट यू मस्ट make a positive comment in the comment box. Okay, I'm just awaiting you. Okay, let us proceed. V/T is constant. यहां देखिए चार्ल्स लॉ क्या है, V is directly proportional to T। इसको आप क्या लिखोगे, इस रूप में भी आ सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो तो दिया गैस का दिया गया आयतन टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू K इंटू T, K कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर दिस K इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चा लोग V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कि ये इसका आंसर क्या होगा, चार्ल्स लॉ। आइए नेक्स्ट, विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशनशिप। अरे तिरछी नजर से जो आंख मिलाए दैट इज डायगोनल। हाँ, आप लोग तो बहुत यूज करते होंगे शायद ये, आई एम जस्ट गोइंग टू गेस यू, नॉट श्योर। बेरिलियम, बेरिलियम के साथ तिरछी नजर किसकी है, आइए थोड़ा देख लेते हैं। बेरिलियम के साथ तिरछी नजर किसकी है, थोड़ा देख लिया जाए तो इसमें देखिए, आइए हम ग्रुप में देखते हैं, ग्रुप 1 2 3 4। इधर मान लीजिए हमने दिया ग्रुप को, और इधर नीचे में हम दे रहे हैं पीरियड। ग्रुप 1 में यहां हमने लिखा लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन। ठीक है, फर्स्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड में लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम। बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम। ठीक है, और बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम। आप देख सकते हो
और कार्बन के नीचे सिलिकॉन। यहां ये तिरछी नजर वाली बात क्या है, जिसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, कि लिथियम सोडियम के साथ तो संबंध रखता ही है, सोडियम के साथ, ये तो इसका परिवार वाला है, संबंध रखता है। इसके अलावे भी 2 नंबर करता है, यहां लिथियम के साथ भी रिलेशन रखता है। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ भी रिलेशन रखता है। बोलता है कि हम मैग्नीशियम परिवार के साथ हैं, लेकिन नजर एल्यूमिनियम के साथ भी मिलाता है, बोरॉन सिलिकॉन के साथ भी मिलाता है। ठीक है, इसी को, ये तिरछी नजर वाले रिलेशनशिप को बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहां है बेरिलियम किसके साथ नजर मिला रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। करेक्ट आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? वैसे ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये समझ लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये रिएक्ट्स बोथ विथ एसिड्स एंड बेसिस। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उनको बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखें कि लिथियम ये प्योर आयनिक ऑक्साइड है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। NaOH कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। CaOH ये तीनों 1 और 2 के एलिमेंट हैं, फुल्ली आयनिक हैं, ये तीनों फुल्ली आयनिक हैं। तो ये केवल बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, ये तीनों केवल बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए ऐसे बना देते हैं, फिर आ गया ऐसे, भाई क्या बात है। ठीक है, केवल ये BeOH, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेचारा एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका डी। लेट अस कम टू 30। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ विच हाइड्रोक्साइड इज मैक्सिमम? किस हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा? थोड़ा जो ओरिजिनल क्लास है ना, कॉम्प्रहेंसिव क्लास है, उसको उसमें आप लोग ये सब क्लास करेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक किसका होगा? बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक इसमें होगा KOH का। KOH का होने का कारण क्या है कि यहाँ पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों में सबसे बड़ा साइज पोटेशियम का है, जिसके कारण इन OH और K+ आयन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, जिससे ये आसानी से OH- आयन रिलीज कर देगा। और जो सबसे आसानी से OH- आयन रिलीज कर देंगे उनका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए आइए 31। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट आप जानते हो, NS1 and 2। S ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन होते हैं? ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1 एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो आप लिखेंगे NS1। और दूसरा होगा ग्रुप 2। अगर ग्रुप 2 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा तो आप लिखोगे NS2। लेकिन अगर S ब्लॉक एलिमेंट का आएगा तो आप लिखेंगे NS122। ठीक है, चलिए। और NS2 NP126 ये किसका होता है? समझ लो आप, P ब्लॉक एलिमेंट का। P ब्लॉक एलिमेंट का आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक है, लेट अस कम टू 32। द यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, यूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड कैसे होगा? ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, आप जानते हो ऑल्डिहाइड एसिड के केस में हम कार्बन का नंबरिंग ग्रुप से ही करते हैं। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप है, तो यहां देखिए कौन कौन हो सकता है, 1 B और C।
बी और सी में देखें, एक एन है और यहां पर अल्डिहाइड है, तो ये होगा नहीं। आपका करेक्ट आंसर होगा बी, 2 क्लोरोपेंटेनॉल। ठीक है, क्योंकि यहां अल्डिहाइड है और दूसरे कार्बन पर Cl ग्रुप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो यहां देखिए OH माइनस और Cl माइनस, ये तो खत्म, क्योंकि इनके पास अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन चाहेंगे नहीं। NH3 के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा BF3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है कैसे? क्योंकि बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ कंबाइन करके BF3 बनाता है, BF3 बनाता है। ठीक है, ये बना दिया BF3। अब BF3 के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जितने भी स्पीसीज हैं उनको हम बोलते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर BF3 लेविस एसिड है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग की तरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में मीथेन मॉलिक्यूल ये हुआ, मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? कार्बन के चारों तरफ केवल सिंगल बॉन्ड हैं। जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, जब भी कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहे, जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे लाइक दिस, डबल बॉन्ड से जुड़ा रहे, तो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। और sp कब होगा? जब 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, वैसी स्थिति में इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, केवल sp। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जर्ट्स प्लस आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, माने इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन पुशिंग टेंडेंसी इसमें आंसर होगा CH3। कैसे? CH3 कैसे होगा? यहां कार्बन एटम, CH3 में कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या करता है कि जब सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ये तीनों हमेशा -I इफेक्ट शो करेंगे, -I इफेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए एकदम। और एक हम लोग टेस्ट जस्ट ले रहे हैं, इसके बाद आप लोग इसके लिए तैयार रहिए और अपने कमेंट्स हमें देते रहिए। चैनल को और भी ढेर सारे बच्चों, जितना आप कर सकते हो उनको शेयर कीजिए और उनसे प्लीज सब्सक्राइब करने बोलिए। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स टू ऑल।